हम वापस आ गए हैं। कैलेंडर बता रहा है कि आज की तारीख 7 मार्च 2022 है। भारत के 5 राज्यों में चल रहे विधानसभा चुनाव का आखिरी दिन, यानी चुनावी चकल्लस बीतने वाला है। लेकिन जो नहीं बीत रहा वो युद्ध है, रूस और यूक्रेन का। हजारों सैनिकों और आम नागरिकों की जान ले चुका ये युद्ध अपनी रफ्तार से आगे बढ़ रहा है। साथ में बढ़ रहे हैं नकारात्मक आंकड़े, मसलन शरणार्थियों की संख्या, महंगाई, भुखमरी। युद्ध की यही तासीर है। आज हम बात करेंगे रूस और यूक्रेन युद्ध से दुनिया भर में फूड सप्लाई पर क्या असर पड़ेगा। समझौते के बावजूद लगातार दूसरी बार इवैक्यूएशन की कोशिश फेल क्यों हुई। रूस यूक्रेन में लड़ने के लिए सीरिया से फाइटर्स क्यों बुला रहा है। नमस्ते, मेरा नाम सौरभ द्विवेदी है और आप देख रहे हैं लल्लन टॉप का अंतरराष्ट्रीय प्रसंगों से जुड़ा डेली कार्यक्रम दुनियादारी। Brought to you by Kuku FM. Download the app now. दुनियादारी में खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले एक जरूरी सूचना। जंग का माहौल है, लोगों की दुनिया में नए सिरे से दिलचस्पी है। इस दिलचस्पी को आप बढ़ा सकते हैं कुकू एफएम के जरिए, जहां पर ऑडियो बुक्स का प्लेटफॉर्म है। ऐसा प्लेटफॉर्म जहां पर आप तमाम किताबों को सुन सकते हैं। दुनियादारी का पार्टनर है कुकू एफएम। आप यहां पर लल्लन टॉप के सब्सक्राइबर के तौर पर जाएंगे तो आपको कुछ छूट भी मिलेगी। ये क्या खास ऑफर है? पहले 250 यूजर्स के लिए प्रीमियम सब्सक्रिप्शन लेने पर 50% की छूट है और इसके लिए आपको सब्सक्रिप्शन लेते वक्त LT50 ये कोड डालना होगा। और जानकारी आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। अब दुनियादारी में खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। आज रूस और यूक्रेन के बीच चल रही लड़ाई का 12वां दिन है। 24 फरवरी की सुबह रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन में स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन चलाने का आदेश दिया था। उसके बाद से रूसी सेना यूक्रेन के बड़े शहरों पर बमबारी कर रही है। रूसी टैंक यूक्रेन की सड़कों पर दौड़ रहे हैं। रूस ने खेरसोन शहर पर कब्जा कर लिया। कीव, खार्किव, मेरियोपोल जैसे शहरों के बाहर डेरा डाला हुआ है। यूक्रेन दुनिया भर से मदद मांग रहा है। जिस नेटो और यूरोपियन यूनियन की मेंबरशिप के लिए रूस से उसका तनाव हुआ, उन्होंने हाथ खड़े कर दिए। यूक्रेन अपने संघर्ष और किस्मत के भरोसे टिका है, पर यह स्थिति कब तक बनी रहेगी दावे से कह पाना मुश्किल है। पर यहां पर एक चीज गौर करने वाली है। अधिकतर मामलों में युद्ध की शुरुआत नए सिरे से सीमाओं के निर्धारण या प्रभुत्व को स्थापित करने के लिए होती है। जैसे जैसे युद्ध लंबा खिंचता है, चरित्र बदलने लगता है। रूस का यूक्रेन पर हालिया हमला भी इसका एक सटीक उदाहरण है। पुतिन ने यूक्रेन पर हमले की 2 बड़ी वजहें गिनाई थी। उन्होंने दोनबास इलाके में रूसी लोगों के नरसंहार का आरोप लगाया था और यह भी कहा था कि यूक्रेन की मौजूदा सरकार पश्चिमी देशों के हाथों में खेल रही है। इशारा नेटो की तरफ था। यूक्रेन लंबे समय से नेटो की मेंबरशिप लेने की कोशिश कर रहा है। अगर ऐसा हुआ तो नेटो का दायरा रूस की सीमा तक पहुंच जाता। पुतिन यूक्रेन को रूस और वेस्ट के बीच बफर जोन की तरह बरकरार रखना चाहते हैं। जानकारों की माने तो पुतिन की गणना में यहां चूक हो गई। उन्हें लगा था कि यूक्रेन की सरकार हमले के बाद जल्द हथियार डाल देगी, पर ऐसा हुआ नहीं। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने झुकने से मना कर दिया और यही वजह है कि भारी बढ़त के बावजूद अभी तक रूस को निर्णायक जीत नहीं मिल सकी है। हमने कहा था, जब युद्ध लंबा खिंचता है तब इसका चरित्र बदलता है। सीमाओं के निर्धारण से मामला भूख और पलायन जैसे मुद्दों पर शिफ्ट हो जाता है। यूक्रेन में भी ऐसा ही हो रहा है। इस युद्ध के चलते मानवीय संकट, विशेष तौर पर खाद्यान्न का संकट लगातार बढ़ता जा रहा है। कैसे? रूस यूक्रेन युद्ध के चलते 15 लाख से अधिक यूक्रेनी नागरिक देश छोड़ चुके हैं। यूनाइटेड नेशंस की रिपोर्ट के अनुसार संकट खत्म होने तक 40 लाख लोगों पर शरणार्थी वाला टैग लग सकता है। लाखों विस्थापित भी हुए हैं। इसके अलावा हजारों लोगों ने रूस के खिलाफ लड़ने के लिए अपना नाम दर्ज कराया। इसमें बड़ी संख्या में किसान हैं। खेती का पेशा छोड़कर संघर्ष का रास्ता चुन चुके, यानी फिलहाल के लिए खेती किसानी का काम स्थगित रहेगा। दूसरा बिंदु सप्लाई से जुड़ा है। यूक्रेन के कई बड़े बंदरगाह रूसी सेना के नियंत्रण में हैं या वहां पर सप्लाई रोक लगी है। इसके चलते यूक्रेन ना तो अनाज का निर्यात कर पा रहा है और ना ही खेती के लिए जरूरी सामान का आयात हो पा रहा है। इजिप्ट पूरी दुनिया में गेहूं का सबसे बड़ा आयातक है। वहां की अधिकांश आबादी सरकारी सब्सिडी पर मिलने वाली रोटी पर निर्भर है। युद्ध के चलते इजिप्ट को 2 बड़े ऑर्डर रद्द करने पड़े। उसकी 30% आबादी इससे प्रभावित होगी। यही हाल लेबनान का है। अगस्त 2020 में बेरूत बंदरगाह पर भारी विस्फोट हुआ। लगभग 200 लोगों की जान गई। इस विस्फोट में अनाज इकट्ठा करने वाले बड़े साइलोज भी तबाह हो गए। इस समय लेबनान बड़े आर्थिक संकट से जूझ रहा है और वहां भी जनता खाने के लिए सरकारी सब्सिडी के भरोसे है। लेबनान को 60% गेहूं यूक्रेन से मिलता था। उसके पास बस 1 महीने का स्टॉक बचा है। लेबनान को इसके लिए अमेरिका, कनाडा और भारत से मदद भी मांगनी पड़ी है।
तीसरा बिंदु प्रतिबंधों से जुड़ा है। रूस यूक्रेन युद्ध भले ही यूक्रेन की धरती पर लड़ा जा रहा हो, लेकिन इसका असर रूस पर भी पड़ा। पश्चिमी देशों ने रूस के लोगों, बैंकिंग संस्थानों, कंपनियों के कामकाज पर प्रतिबंध लगाए। दुनिया के जो भी देश अमेरिका और यूरोप की तरफ झुके, उन्हें भी इन प्रतिबंधों में सहयोगी बनना पड़ा। अगर उन्होंने रूस के साथ व्यापार किया तो पश्चिमी देश उनके खिलाफ कदम उठा सकते हैं। अब समझते हैं कि इस संकट का दुनिया पर क्या असर पड़ सकता है। रूस और यूक्रेन दुनिया में गेहूं और जौ की कुल खपत का 1/3 हिस्सा मुहैया कराते हैं। गेहूं और जौ अफ्रीका और मिडिल ईस्ट में भोजन का मुख्य सोर्स है। अगर ये सप्लाई रुकी तो महंगाई के साथ भुखमरी भी बढ़ेगी। यूक्रेन मक्के के सबसे बड़े सप्लायर्स में से भी एक है। मक्के का इस्तेमाल डेयरी और पोल्ट्री फार्मिंग में होता है। मक्के की सप्लाई रुकने से मांस के दाम बढ़ेंगे और कुपोषण की समस्या भी खड़ी होगी। एक और समस्या खाद के उत्पादन से जुड़ी है। नॉर्वे की यारा इंटरनेशनल दुनिया की सबसे बड़ी खाद कंपनियों में से एक है। ये कंपनी 60 से ज्यादा देशों में खाद की सप्लाई करती है। कंपनी कच्चे माल का बड़ा हिस्सा रूस से खरीदती थी। युद्ध और पश्चिमी देशों के प्रतिबंध के बाद सप्लाई कम पड़ी। यारा इंटरनेशनल के सीईओ ने चेतावनी दी कि स्थिति और बिगड़ सकती है, यानी दुनिया की आधी आबादी को खाना जो खाद की वजह से मिलता है, अगर खेतों से खाद को निकाल दिया जाए तो उत्पादन आधा रह सकता है। मतलब आधी आबादी के लिए खाना मिलने में मुश्किल आएगी। तो कुल जमा बात यह है कि रूस और यूक्रेन युद्ध का असर सिर्फ इन्हीं दो देशों तक सीमित नहीं है। अफ्रीका और मिडिल ईस्ट के गरीब देशों में लोगों के खाने पर संकट आएगा। और 2010 में इसी इलाके में बढ़ती महंगाई और भ्रष्टाचार के चलते हुआ था अरब स्प्रिंग। कई देशों में तानाशाहों का तख्ता पलट। ये तय है कि महंगाई और भूखमरी संकट का पहला चरण होते हैं। संकट अभी और विकराल रूप धारण करेगा। क्या हम इन देशों में नए सिरे से राजनीतिक क्रम में परिवर्तन की भूमिका बनते देख रहे हैं? अब हम चलते हैं दूसरे टॉपिक पर। रूस और यूक्रेन के युद्ध के बीच आम नागरिकों को सुरक्षित निकालना मुश्किल हो रहा है। इन दोनों के बीच 2 बार सेफ कॉरिडोर तैयार करने पर सहमति बनी। ये सेफ कॉरिडोर क्या होता है? युद्धग्रस्त इलाकों में तय रास्ता जिसके जरिए युद्ध से जो संबंधित लोग नहीं है, उनसे इतर लोग हैं, आम नागरिक हैं, उन्हें बाहर निकाला जाए, सुरक्षित जगह तक पहुंचाया जाए। सेफ कॉरिडोर तय समय के लिए होता है। इस अवधि में सेनाएं हमला नहीं करती। हालांकि सेफ कॉरिडोर का मतलब पूर्ण संघर्ष विराम नहीं है। पिछली 2 बार में सेफ कॉरिडोर ठीक से काम नहीं कर पाया। दोनों दफा यूक्रेन ने आरोप लगाया कि रूस की सेना बीच में ही हमला कर रही है, जिसके चलते आम नागरिक जो सेफ कॉरिडोर से गुजर रहे थे मारे गए। अब रूस ने तीसरी बार सेफ कॉरिडोर के लिए 6 रास्ते सुझाए हैं, जिनमें से 4 का एग्जिट पॉइंट रूस या बेलारूस की तरफ खुलता है। बेलारूस इस युद्ध में रूस का पार्टनर है। यूक्रेन ने इन रूट्स को मानने से इनकार कर दिया। उसने कहा, हमारे नागरिक रूस या बेलारूस में नहीं जाएंगे। यूक्रेन ने इस संबंध में अमेरिका, फ्रांस और यूके से मदद भी मांगी। हालांकि अभी तक इस पर कोई पहल नहीं हो सकी है। अब बात करते हैं दुनियादारी में इसी से जुड़े तीसरे टॉपिक की। एक तरफ यूक्रेन लड़ने के लिए दुनिया भर से लड़ाकों को बुला रहा है। नेटो ने रूस से सीधी लड़ाई से मना कर दिया है। हालांकि नेटो के कई सदस्य देशों ने कहा है कि अगर उनके लोग यूक्रेन में लड़ने गए तो रोका नहीं जाएगा। यूक्रेन ने इंटरनेशनल लीजन फॉर टेरिटोरियल डिफेंस बनाया है, जिसमें विदेशी लड़ाकों को शामिल किया जा रहा है। उनके लिए वीजा की अनिवार्यता भी खत्म कर दी गई है। रूस भी इसी के समानांतर चल रहा है। अमेरिकी अधिकारियों का दावा है कि रूस सीरिया से फाइटर्स बुला रहा है। वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के अनुसार रूस शहरी लड़ाई में दक्ष सीरियन लड़ाकों को पैसे देकर यूक्रेन ला रहा है। रूस इन लड़ाकों को लगभग 23,000 रुपए का मेहनताना भी दे रहा है, 6 महीने का कॉन्ट्रैक्ट भी। ये लड़ाके कीव में रूसी सेना की मदद कर रहे हैं। रूस 2015 से सीरिया में लड़ रहा है। बशर अल असद सरकार की तरफ से विद्रोहियों पर हवाई हमले कर रहा है। सीरिया यूक्रेन के खिलाफ हमले में रूस का साथ दे रहा है। उसने यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली की आपातकालीन बैठक में भी रूस का समर्थन किया था। इस बैठक में सिर्फ 5 देशों ने रूस के पक्ष में वोट डाला था, जिसमें से सीरिया एक था। अभी यह स्पष्ट नहीं है कि कितने सीरियन लड़ाके रूस यूक्रेन युद्ध में हिस्सा लेने पहुंचे हैं। हालांकि जानकारों का दावा है कि रूस लंबी लड़ाई के लिए खुद को तैयार कर रहा है। अब रूस यूक्रेन युद्ध के कुछ लेटेस्ट अपडेट्स भी जान लेते हैं। ये तो अलग अलग पहलू थे। युद्ध के बीच में रूस ने 5,000 से ज्यादा प्रोटेस्टर्स को गिरफ्तार किया। ये लोग पूरे रूस में युद्ध के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे। उधर यूक्रेन छोड़कर जाने वाले की संख्या, लोगों की संख्या 15 लाख के पार पहुंच गई। सबसे ज्यादा शरणार्थी पोलैंड पहुंचे हैं। 10 लाख से ज्यादा यूक्रेनी नागरिकों ने वहां शरण ली। इंटरनेशनल जिम्नास्टिक्स फेडरेशन यानी FIG ने रूसी खिलाड़ी इवान कुलियाक के खिलाफ जांच शुरू कर दी। कुलियाक ने दोहा में चल रहे अपरेटस वर्ल्ड कप में रूस के हमले का समर्थन किया था। कुलियाक ने अपनी ड्रेस पर Z का सिंबल लगाया था। रूसी सेना अपने टैंकों और गाड़ियों पर इस सिंबल का इस्तेमाल कर रही है। रूस यूक्रेन युद्ध के और भी अपडेट्स पर हमारी नजर बनी रहेगी। आप बने रहिए ललन टॉप के साथ। आज का दुनियादारी यहीं पर खत्म होता है। कल फिर मुलाकात होगी। शुक्रिया, शुभ रात्रि।